Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So in this video we're going to cover the remaining portion of our unit number 1, that is business environment and international business. So जितनी भी मेजॉरिटी कह सकते हो, जितना मेजॉरिटी पोर्शन था वो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर अप कर चुकी हूँ और जो कुछ टॉपिक्स बचे थे वो सारे हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप नए हैं तो आपको पहले पार्ट नंबर 1 देख लेना चाहिए, ठीक है? फिर आप पार्ट 2 पे आइए सो दैट एक फ्लो बन जाए, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने सिलेबस के हिसाब से कवर अप किए हैं। तो उसमें क्या है, सीक्वेंस रहेगा आपको कि आपने पहले ये चीज़ कवर अप करनी है, फिर आपने दूसरा चीज़ कवर अप करनी है। हर एक टॉपिक को कवर अप किया है, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं हुई है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि हमारा कोई भी टॉपिक ऐसा रह जा रहा है, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक को रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट। और अगर आप में से कोई बच्चा है जो पूरी वीडियो देखता है ना, तो प्लीज़ टाइम्स अगर आप लगा सकें तो ज़रूर लगा देना, ठीक है? मैं उसको पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने कवर अप किया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। ऑलराइट। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड हमने कवर अप कर लिया था। इसमें हमने टैरिफ्स के बारे में पढ़ा था, कोटास के बारे में पढ़ा था, सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था एक्सचेंज कंट्रोल्स के बारे में। बाकी सारी जो चीज़ें वो सब हमने कवर अप की थी। अब जो पोर्शन आपका बचा हुआ था, जैसे आपका बचा था कि टैरिफ्स को हमने इन डिटेल नहीं पढ़ा था, ठीक है? हमने एक बेसिक आइडिया हो गया था कि टैरिफ होता क्या है। बट रही बात इसको डिटेल में पढ़ने की, तो हमने नहीं पढ़ा, तो अब हम उसको कवर अप करेंगे। ऑलराइट। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये बैरियर्स लगाए क्यों जाते हैं। राइट। सो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो रहा है, अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवा रहे हो दूसरे कंट्री से, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो चीज़ अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो तो चीप होगी, तभी आप इंपोर्ट करवा रहे हो, सो दैट अपनी कंट्री में वही सेम रेट पे अगर आप बेच कर उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है? सो गवर्नमेंट क्या करती है ना, अब गवर्नमेंट को क्या है कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है और ऊपर से उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको लेस कॉम्पिटिटिव बना के रखना है इन द डोमेस्टिक मार्केट, सो दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो प्रोटेक्ट हो ही हो, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, टैरिफ्स वगैरह लगाने से। बट मेन एम क्या है, जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आ रहा है, ठीक है, उसको लेस कॉम्पिटिटिव बनाना है इन कंपैरिजन टू योर डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है? सो अब हम आ जाते हैं टैरिफ बैरियर्स के ऊपर। ऑलराइट। सो टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? दे रिफर्स टू टैक्सेस और द ड्यूटीज इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये किस तरह की ड्यूटी हो सकती है, फिर टैक्सेस हो सकते हैं जो कि इम्पोज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। अब इनका जो मेन पर्पस रहता है कि जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को आपने इम्पोर्ट करवाया है, उनकी कॉस्ट को इंक्रीज करना, सो दैट वो अगेन क्या रहे, लेस कॉम्पिटिटिव रहे इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक गुड्स। टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो टाइप्स में पहला आ जाता है एडवर्लम, ठीक है? सो एडवर्लम का क्या होता है, टैरिफ्स कैलकुलेट किए जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है? परसेंटेज के फॉर्म में इनको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक में एक फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है? कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड के केस में यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एडवर्लम का एज वेल एज स्पेसिफिक का। सो एडवर्लम के केस में क्या हो रहा था, आप परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे थे, और स्पेसिफिक के केस में क्या हो रहा था, कुछ फिक्स अमाउंट रहता है पर यूनिट, हो सकता है कि हाँ इतना 100 हम चार्ज करेंगे, ठीक है? एडवर्लम में तो अब जब कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ हद तक आपने स्पेसिफिक रेट जो है बता दिया कि इतना अमाउंट हम चार्ज करेंगे, अब जो बच जाता है रिमेनिंग, उस पर क्या हो जा रहा है, परसेंटेज का क्राइटेरिया लग जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से काम करता है। अब इसका मेन पर्पस क्या रहता है? मेन पर्पस सबसे पहला है रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है? किसी भी तरह का टैक्स हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ्स। अगर हम किसी भी तरह के टैक्स की बात करते हैं, वो सारा कहाँ जाता है, वो टैक्स जाता है कलेक्ट होके गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के लिए वो एज अ रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है। सो यहाँ पे भी अगेन टैरिफ्स का जो फर्स्ट पर्पस कह सकते हैं, ये अच्छा खासा पर्पस ये होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना। So it generates revenue for the government. Next is that they protect the domestic industries from the foreign competition. अब टैरिफ्स लगा दिए तो इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्टिव हो जाती है। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट था जो हमारे कंट्री में बन रहा था, वो 100 रुपीज़ का बन रहा था, ठीक है? बट अब हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये काफ़ी चीप रेट पे बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ या फिर 70 रुपीज़ ले लेते हैं, उतने बन रहे हैं। तो जो लोग हैं, ठीक है, सेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाहर से तो बहुत चीप बन रहा है, हम इम्पोर्ट करवा लेते हैं। अब वो इम्पोर्ट करवा लेंगे, वो 60 पर करवाया और अगेन हमारी इंडस्ट्री 100 पर चली रही थी, तो उन्होंने सोचा कि 100 पे हम बेचेंगे,
ठीक है, 100 पे क्या ही बेचेंगे, मतलब 100 की कॉस्ट थी तो फिर कुछ एडिशन करके प्रॉफिट पे बेचेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। बट इससे थ्रेट हो जा रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। ठीक है, या तो वो इम्पोर्टेड गुड्स को चीप पे बेच देंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर वो 90 पे बेच देंगे, प्रॉफिट मार्जिन तो फिर भी रह रहा है ना। तो इसीलिए जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ ट्रेड इम्बैलेंसेस। अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एक इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकता है दैट इट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। टैरिफ लगने की वजह से जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, दैट कैन अफेक्ट द कंज्यूमर चॉइस एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर अगेन एज अ शील्ड काम करते हैं किसके लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स पर। सो हम जब नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहे होते हैं, टैरिफ बैरियर्स में आपके क्या रहते हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स में भी वही सेम चीज़ हो रहा है, रेस्ट्रिक्शंस ही लगानी है। ठीक है, बट उनको एज अ टैक्स या फिर एज अ ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, बल्कि उनमें एक तरह से बेसिकली कंट्रोल की तरह उसको किया जा रहा है। ठीक है, जो भी इम्पोर्ट है या एक्सपोर्ट है उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। बट यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो टैरिफ के रूप में नहीं लग रही है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, देखो इंक्लूड हो सकता है कोटा इंक्लूड हो गया। ठीक है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रख दी है, फिर कोई भी स्टैंडर्ड्स रख दिए कि इनको मीट आउट करेंगे आप तभी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टाइप्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कोटास। तो लिमिट कर दिया क्वांटिटी पे कि आप इतने ही गुड्स को, इतनी ही क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी का या तो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं या एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वॉट एवर इज द केस। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। अगर आपको कोई भी तरह का गुड इंपोर्ट करवाना है हमारी कंट्री में तो फिर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेनी पड़े बिफोर इम्पोर्टिंग अ गुड्स। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। तो कुछ भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं, अगर वो प्रोडक्ट मीट आउट करता है तभी आप इंपोर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट इज सब्सिडीज एंड सपोर्ट। तो प्रॉपरली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो अगर कोई भी जो है चीज़ें इंपोर्ट करवाई जा रही हैं तो कुछ सपोर्ट दे दिए गए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। ठीक है, एज अ सब्सिडी और सपोर्ट वट एवर। नेक्स्ट इज कस्टम प्रोसीजर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एट अ बॉर्डर। ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स रह रही हैं। अब उसका पर्पस क्या होता है, अगेन पर्पस वही है कि आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, उनको शील्ड प्रोवाइड करनी फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो यहाँ पे हो जा रहा है इंश्योर सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आर मेट। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन, जनरेट रेवेन्यू थ्रू फीस एंड चार्जेस एसोसिएटेड विद द कंप्लायंसेस। इफेक्ट क्या हो रहा है, मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो लिमिट कर देता है जो भी फॉरेन गुड्स की एंट्री है डोमेस्टिक मार्केट में उसको लिमिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। सो कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, it raises the cost for the importers due to compliance with the regulations। ठीक है, ये सारे इसके इफेक्ट हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है आपका बीओपी। अब बीओपी का फुल फॉर्म क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहा जाता है इसको। तो एक तरह का कंप्रेसिव रिकॉर्ड होता है, जो भी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारा रिकॉर्ड होता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे इट इंक्लूड्स द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो बीओपी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ना ये जो डेफिनेशन है आपको बतानी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बाकी यहाँ पे कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बचा पोर्शन है ना, इतने क्वेश्चन उससे नहीं आते, बट समहाउ हम अपना सेफ साइड पर रहने के लिए उसको भी कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो अब बात की जाए इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस के केस में देखो बीओपी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है कि इट्स अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। तो बीओपी एक प्रॉपरली पिक्चर प्रोवाइड करता है कि कंट्री की फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। तो अगर सरप्लस दिख रहा है आपको, तो सरप्लस का मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो हेल्दी है विद द नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स। और अगर डेफिसिट दिख रहा है तो डेफिसिट का मतलब है कि इकोनॉमिक कुछ इशू चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मेशन। तो पॉलिसी जो मेकर्स हैं उनको चाहिए होता है बीओपी का डेटा टू डिज़ाइन द पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज वगैरह वो उनको बनानी है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। फिर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बीओपी के डेटा को या स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं टू असेस द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स। So BOP data also facilitate the international comparisons and negotiations, which helps in countries understanding their economic relationship and dependencies। ठीक है, कौन किस पे कितना डिपेंड है, उनका रिलेशनशिप कैसा है दूसरी कंट्रीज के साथ, सो उसको समझने में हेल्प करता है। कंपोनेंट्स की बात की जाए, यहाँ पे सिर्फ दो मेन कंपोनेंट है, पहला आपका करंट अकाउंट है, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है,
तो करंट अकाउंट में इंक्लूड हो रहा है गुड्स, सर्विसेज, प्राइमरी इनकम जिसमें आपकी इंक्लूड हो रही है इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर सेकेंडरी इनकम जैसे करंट ट्रांसफर्स वगैरह हो गए, वो सारे आपके इसमें आ रहे हैं करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जो बचा हुआ होता है वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, जिसमें इंक्लूड हो रहा है रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांसफर्स एंड एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस नॉन फाइनेंशियल असेट्स सच एज पेमेंट्स, patents and trademarks. It also includes the international financial transactions that do not affect a country's income. All right. So ये हो गया आपके components of यूपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बची हुई थी वो था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? सो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि एक जोग्राफिकल रीजन की हैं, दे कॉपरेट विद ईच अदर। वो एक साथ आती हैं और क्यों आ रही हैं, उनका मेन पर्पस होता है कि जो भी ट्रेड बैरियर्स है ना उसको एलिमिनेट कर दें या फिर रिड्यूस कर दें, सो दैट जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो हो पाए आराम से कैपिटल का। अभी जो मेन कोलैबोरेशन रहती है, इट एम्स टू एनहांस द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग्स मेंबर कंट्रीज। तो जो भी मेंबर कंट्रीज रहेंगे उनको बेनिफिट हो, उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, इसमें लेवल्स आ जाते हैं। सो लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें फ्री ट्रेड आ गया सबसे पहले, फ्री ट्रेड एरिया। सो फ्री ट्रेड एरिया आपको नाम से पता चल रहा है, इस ऐसा स्टेज है जहाँ पे सारी कंट्रीज क्या करती हैं, जो भी इसकी रीजनल कंट्रीज होंगी वो एक साथ मिलकर क्या करेंगे, दे आर डिसाइडिंग कि हम कौन कौन से टैरिफ्स को एलिमिनेट कर देंगे, और अग्री करती टू एलिमिनेट द टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स on goods and services among themselves, and also they maintain the independent external trade policies towards the non-member countries. For example यहाँ पे दे रखा है नफ्टा का, ठीक है, जिसको अब आप किसके नाम से जानते हैं, USMCA। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं वो है कस्टम यूनियंस। तो कस्टम यूनियंस का मतलब है, देखो इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक दैट involves the elimination of internal tariffs between member countries due to with the adoption of common external tariffs on import from non-member countries। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो एग्जाम्पल है द साउथर्न कॉमन मार्केट इन साउथ अमेरिका एंड ईस्टर्न ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना ज़्यादा इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछते हैं एग्जाम में। फिर कॉमन मार्केट नाम से पता चल रहा है, कॉमन मार्केट क्या होगा, एक साथ आके सब लोग अपना प्रॉपरली कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट सबका जो फ्री मूवमेंट है वो हो सके। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का जो फर्दर प्रोडक्शन वगैरह उसका प्रॉपर फ्री मूवमेंट हो सके। So common market is the stage of economic integration that builds upon the custom unions by allowing free movements of factor of production such as labor, capital, and in addition to goods and services. तो characteristics क्या है, कॉमन मार्केट में क्या हो रहा है, इट इंक्लूड्स हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हो गया द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया विच स्टैंड्स विद द यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट टू नॉन यूई कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो इकोनॉमिक यूनियन में क्या हो रहा है, कंट्रीज नॉट ओनली रिमूव द ट्रेड बैरियर्स बट ऑल्सो अडेप्ट द कॉमन ट्रैफिक। ठीक है, कुछ ट्रेड बैरियर्स से चलो उन्हें निकाल दिया, उसके साथ अब ये नहीं चाहते कि देखो दूसरे कंट्री को नुकसान हो, तो वो क्या करते हैं, कॉमन जो टैरिफ्स हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बट दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट द विद द इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो भी कंट्री की जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं उसके साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूरोपियन यूनियन आ गया which involves economic policies and a common currency that is the euro. Political union क्या हो रहा है, political union में it includes a full integration where countries combine to form a single political entity sharing institutions, government structures. For example, United States is often cited as an example through which it is not a though it is not a regional trade agreement. अब आ जाता है ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर। ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स एक तरह के ट्रेटीज होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में साइन होती है। ठीक है, विद स्पेसिफिक रीजन टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब कुछ हम कंपेरेटिव कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को पहला आपका जैसे EU का है। ठीक है, सो EU इट्स अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन। यहाँ पे मेंबर्स कितने रह रहे हैं, 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें से 20 यूरोपियन कंट्रीज हैं, मतलब जितने 20 कंट्रीज है जो कि यूज़ करती हैं यूरो को। ठीक है,
की फीचर्स की बात की जाए तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल अमंग्स द मेंबर स्टेट्स। जो कॉमन करेंसी यूज हो रही है वो यूरो हो रही है, यूज बाय द 20 मेंबर कंट्रीज, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज इन की एरियाज लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रेड एंड कंपटीशन। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर द गुड्स इंपोर्टेड फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जो नॉन मेंबर कंट्रीज है तो उनके लिए इन लोगों ने क्या करके रखा है, एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ बना के रखा है। ठीक है, यू के जो इंस्टीट्यूशन है इसमें इंक्लूड हो जा रही है यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ऑलराइट, अब एशियंस पे आ जाते हैं। एशियन में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, यहाँ पे टाइप क्या है इसका, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, 10 साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं। और मेन की फीचर्स के क्या है, इट टू रिड्यूस द टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स अमंग्स द मेंबर कंट्रीज, फोकस करते हैं ऑन इकोनॉमिक, it promotes regional stability and peace, फिर it aims to increase the regional economic competition and cooperation in areas like trade, investments, infrastructural development। so ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो एक बार ब्रशअप कर लेना, बेसिकली एक बार पढ़ लेना, ऊपर से देख लेना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जाते हैं सार्क पर। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसमें टाइप क्या है इसका, रीजनल कॉपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 8 साउथ एशियन कंट्रीज, जिसमें इंक्लूड हो रहा है, देखो इसमें इंडिया भी आता है। ठीक है, इसको याद रखना। की फीचर्स में आ जाता है, की फीचर्स क्या है, बेसिकली हर एक का की फीचर यही है दैट दे वांट टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट द रीजनल ट्रेड अमॉन्ग देयर मेंबर कंट्रीज। सो ये फोकस करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन पर। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन एड्रेस द रीजनल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी हो गई, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं अगर, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नफ्टा। ठीक है, नाफ्ता बोलते हैं कुछ लोग। सो इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको अभी आप रिप्लेस कर दिया गया किस नाम से, इट हैज़ बीन रिप्लेस विद द यूएसएमसीए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कैनेडियन एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पर मेंबर्स कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा एंड मैक्सिको है। की फीचर्स की बात की जाए तो पहले इसको नफ्टा बोला जाता था, जो कब आया था, 1994 में, फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, यूएसएमसीए से, जो कि कब हुआ था, 2020 में हुआ। ऑलराइट, अभी प्रमोट करता है ट्रेड क्रिएशंस इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर्स एंड ऑटोमोबाइल्स, encourages investments and cross-border partnership between the businesses, focus on reducing the trade barriers and fostering the economic cooperation। So अगर एक जिस्ट की बात की जाए तो हर एक जितने में हमने 4-5 एग्रीमेंट पढ़े हैं, मेन पर्पस इसका क्या ही है, वही है कि दे वांटेड टू एलिमिनेट द टैरिफ्स एंड जो भी ट्रेड बैरियर्स है, सो दैट जो इनकी मेंबर कंट्रीज हैं वो अच्छे से ट्रेड कर पाए फ्रीली। अब हम देखेंगे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएनसीटीए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ कर ली, इसका कंपैरिजन का प्रॉपर्ली चार्ट बना लिया, सो दैट आप एक बार में सारी चीज़ों को कवर अप कर सके। ठीक है, सो आईएमएफ की बात करें तो इट्स अ ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड क्राइसिस रेजोल्यूशन। इनका मेन फोकस किस पे रह रहा है, ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड क्राइसिस रेजोल्यूशन पे। ठीक है, की फंक्शन की बात की जाए तो आईएमएफ का फंक्शन क्या होगा, यही है दैट दे वांटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सर्वेलेंस एंड पॉलिसी एडवाइस। तो जो भी इसकी टारगेट कंट्रीज है वो कौन सी है, जो भी इसकी मेंबर्स रहेंगी। ठीक है, दोज ऑल मेंबर कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग क्राइसिस। अब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो लोन्स प्रोवाइड करना, वही अगेन लोन्स प्रोवाइड करना फॉर द बैलेंसेस ऑफ द पेमेंट इशूज। और इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो प्राइमरली फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इनके, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक पर आ जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक का जो प्राइमरी फोकस है, इट इज़ ऑन द पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। और की फंक्शन की बात की जाए तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एंड रिसर्च। और टारगेट कंट्रीज कौन सी रहेंगी, प्राइमरी डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं। ठीक है, या फिर जो पुअर नेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करते रखती है। फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करती है, बाय प्रोवाइडिंग देम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ग्रांट टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसका इन्फ्लुएंस कौन सी चीज़ों पे रहता है, वो रहता है जैसे कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, ये सब।
अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, ठीक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर्स एक ही जगह पर है, दैट इज वॉशिंगटन डीसी एंड यूएसए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लेना। अब हम आ जाते हैं यूएनटीएडी पर। अब यूएनटीएडी में देखो सबका प्राइमरी फोकस क्या रहा है, इसका मेन प्राइमरी फोकस है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और की फंक्शंस क्या हैं, पॉलिसी एनालिसिस, रिसर्च एंड टेक्निकल असिस्टेंस। और टारगेट कंट्रीज कौन सी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं, पर्टिकुलरली इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इन्फ्लुएंस किस पे रहता है, प्रोमोटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू ग्लोबल ट्रेड। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज बेसिकली एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न्स द ग्लोबल ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इट एम्स एट प्रोवाइडिंग द फ्री ट्रेड एंड ऑल्सो रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट्स अगर किसी के हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट मेन जो एम रहता है ना, वो यही रहता है कि जो ट्रेड फ्लो है वो एकदम स्मूथली हो सके बिटवीन द नेशंस। फंक्शंस की बात करते हैं, administrating the WTO agreements, so that it ensures the implementation, administration, and operation of the multilateral trade agreements that covers goods and services and intellectual property. Forum for the negotiations एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज, सो दैट वो नेगोशिएट कर सकें उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स को, और अगर कोई भी डिफरेंसेस उनको रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन की बात की जाए तो है डिस्प्यूट सेटलमेंट, ऑफर्स अ फॉर्मल प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, ठीक है। अगर कोई मेंबर कंट्री से जिनमें अगर कोई डिस्प्यूट रहा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, सो दैट एक प्रॉपरली आप जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व कर सकें। और फिर है ट्रेड मॉनिटरिंग, रिव्यूज द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर्स एंड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका देखना कि क्या वो प्रॉपरली जो ट्रेड पॉलिसीज है उनमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं चला गया कि कुछ भी ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनएथिकल बेसिकली। फिर है टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल ट्रेड। फिर है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, रेगुलरली रिव्यूज द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज टू असेस देयर alignment with the WTO rules and commitments, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ द WTO। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो डब्ल्यू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्यों ही ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। मेन पर्पस यही है सो दैट जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, और उससे क्या हो, फ्री ट्रेड हो पाए, ठीक है। सो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रमोट फ्री ट्रेड, इंकरेज द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ्स, कोटास एंड सब्सिडी टू फोस्टर द इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इंश्योर द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। सो एक प्रॉपरली एक तरह की स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिबिलिटी प्रोवाइड करना एट अ ग्लोबल ट्रेड environment by encouraging transparency and consistency in the trade rules. Facilitate trade liberalization. तो जो भी अगर टैरिफ बैरियर्स रह रहे हैं, किसी तरह के ट्रेड बैरियर्स रह रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करना, ओपन मार्केट प्रोवाइड करना, सो दैट ग्लोबल ट्रेड आराम से हो पाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, supporting the developing countries by providing technical assistance and ensuring that the trade benefits are distributed equitably. ट्रेड फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, अगर कोई भी कंट्रीज है, ठीक है, अगर उनके बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना। सो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, WTO के। पहला क्या था, प्रमोट फ्री ट्रेड। फिर दूसरा था इंश्योर करना कि स्टेबिलिटी रहे, ऑलराइट। फिर है ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करना, प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एंड जो अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करवाना। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। देखो क्या होता है ना, कई बार हम लोग कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो दिक्कत यहाँ पर हो जाती है कि मैं पूरी तरह से हिंदी में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ प्रॉपर्ली, तो आप क्या कर सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं इसको आपको ईजी तरीके से समझा दूँगी, ऑलराइट।